हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा यह वीडियो है बंगाल पर द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली। तो हमारा जो पिछला वीडियो था वह था इलाहाबाद इलाहाबाद की संधि तक। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं कि ये द्वैध शासन कब कैसे शुरू होता है। तो देखिए 1765 में ही जो नया नवाब दोबारा बना था मीर जाफर, उसकी मृत्यु जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रहता है नजमुद्दौला। ठीक है, तो यही नवाब बनता। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया कि नजमुद्दौला को बोला कि अगर आपको नवाब बनना है तब आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। ठीक है, अब हालांकि पूरा उसके गद्दी पे तो पूरा अंग्रेजों का ही बोलबाला था, मतलब पूरा मतलब नियंत्रण था। क्यों? क्योंकि मीर जाफर मीर कासिम को यही लोग हटाए थे, यही लोग वहां पर बैठाए थे। ठीक है, तो वैसा इसके भी साथ भी हुआ। तो अंग्रेजों की शर्तें क्या थी, अगर नवाब बनना है नजीबुद्दौला को तो शर्तें उसकी थी। शर्तें ये थी कि निजामत कार्य के लिए, निजामत कार्य मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि अपराधी जो कार्य किया, अपराधी व्यक्ति उसको जो मुल्ला होते हैं या मलिक ऐसे बोला जाता है ना, काजी जो होते हैं उनके पास लेकर जाना मुस्लिम लोगों को, और हिंदू लोगों के लिए उनके हिंदू जो प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं जज टाइप के वो लोग। क्योंकि अभी तक यहाँ पर जज का हुआ नहीं था, बस एक प्रकार का नॉर्मली जो धार्मिक गुरु होते थे, धार्मिक लोग होते थे, उनके पास जाकर फैसला होता था। तो ये सब करने के लिए एक सूबेदार हायर करेंगे, ऐसा उनका शर्त था। ठीक है, और उसके साथ साथ उसको ही एक, क्योंकि ये नजमुद्दौला जो थे वो अभी ज्यादा ये सब काम करने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, इसलिए लोगों ने ऐसा कर दिया। और देखिए सूबेदार, नायब सूबेदार, और नायब देखिए नवाब का मतलब कि सबसे उच्च लेवल का। ठीक है, नवाब का जो मतलब होता है वो सबसे उच्च लेवल का, और उच्च लेवल मतलब कि सब सारा का सारा जो कमांड रहेगा वो नवाब के हाथ में रहेगा। लेकिन उससे नवाब के छोटे को बोला जाता है नायब। ठीक है, और वो नायब सूबेदार वो सारा देखरेख वही करेगा। तो नवाब नजमुद्दौला और नायब सूबेदार कौन किसको बना दिए? मोहम्मद रजा खां को। ठीक है, ये नियुक्त कौन करता है? ब्रिटिश ही करते हैं, मोहम्मद रजा खां को। अब यह बंगाल का क्या करता है? नायब दीवान का भी भूमिका निभाता है और नायब निजाम का, मतलब कि कर वसूली, टैक्स, ये सब भी दीवान मतलब कर वसूली, ये सब पैसे वैसे का देखरेख भी करेगा, और निजाम जो प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी उसके भी देखरेख दोनों कौन करेगा? मोहम्मद रजा खां। ठीक है, अब देखिए, अब इस दोनों चीजों पर इसकी व्यवस्था पकड़ किसका हो गया? इसका क्या नाम है कि ब्रिटिश का हुआ। अब इसी जगह से द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन का हो गया, शुरू हो गया यहाँ से द्वैध शासन, क्योंकि पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया था। अब द्वैध शासन के अंदर कुछ चीजें और भी थी जो कि हम देखेंगे कि क्या क्या अंग्रेजों के अधिकार में था और क्या क्या नवाब के अधिकार में था। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर किसी भी राज्य में अगर छोटी से छोटी जो बात होती है उसका अधिकार तो सबको दे दिया जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए कोई इंडिया का ही कोई स्टेट है। ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को वोट देकर, किसी पार्टी को वोट देकर उस पार्टी को बहुमत दिया और उस पार्टी ने अपना एक सीएम चुना, मुख्यमंत्री चुना। ठीक है, अब वो सीएम तो बन गया वो व्यक्ति, लेकिन इसके अंदर ढेर सारे क्या रहेंगे? अधिकारी अधिकारी रहेंगे। ठीक है, अब अधिकारी उससे बोलते हैं जिसको किसी चीज काम को करने के लिए अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेजों को अधिकार था। ठीक है, लेकिन ये अधिकारी जो इस क्षेत्र के जो अधिकारी थे, अगर ये कोई भी काम गलती कर दिए, ठीक है, जैसे भी हाल ही मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का, अब ये अधिकारी कोई भी गलती काम कर दिए तो इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? सीएम का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जनता ने इन्हीं को चुना गया है, सीएम को ही चुना है। ठीक है, जिस पार्टी के भी रहे हों उनको चुना है, इनका उत्तरदायित्व ये सीएम का ही रहेगा कि आपके रहते हुए कैसे ये जैसे पेपर लीक के बारे में बात करते हैं, कैसे पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, ये सब क्या है सब। लेकिन वो अंदर की गड़बड़ी कहाँ होती है? वो अधिकारियों के द्वारा होती है। ठीक है, आप डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकते हैं कि नहीं ये सीएम की ही गलती है, ये है। ठीक है, ये सब पर कोई तथ्य, कोई सबूत मिलेगा तभी आप उसको कर सकते हैं। अगर अधिकारियों के इतना अधिकार होता है कि अगर उन्हें सबूत मिल गया कि हमारा सीएम ही घूस लेकर ऐसा कुछ किया है तो वह सीएम को भी अरेस्ट कर सकते हैं। अधिकारी ना उनको अंदर पावर रहता है। ठीक है, विधायक, एमएलए जो भी रहे उनके पावर अधिकारियों के पास ना रहता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा होता है कि मान लीजिए कि अधिकारी घूसखोर है,
वो भी धोखेबाज सरकार को धोखा दे रहा है, गलत काम कर रहा है कि इस गवर्नमेंट की छवि खराब हो जाए। ठीक है, ऐसा तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, जो जिस पार्टी का वो सीएम है। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेजों ने कुछ अपने नवाब से कुछ अपने अधिकार ले लिए, लेकिन उसका उत्तरदायित्व कौन देगा, नवाब ही देगा। ठीक है, देखिए नवाब का उत्तरदायित्व, नवाब का आंतरिक शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व था, फौजदारी न्याय का उत्तरदायित्व था और समस्त प्रशासनिक का दायित्व, इन सारा का इन 1 2 3 को, तीनों का उत्तरदायित्व किसके था, नवाब के पास। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी होगा जनता आपके पास जाएगी, आप उसका आंसर देंगे, क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ आप देखेंगे। ठीक है, और वो अधिकार किसका था, प्रशासन पर अधिकार किसका, अंग्रेजों का, राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों का, वही राजस्व वसूली या दीवानी वही सब उसका अधिकार, और न्याय का अधिकार भी उन्हीं के पास था, अंग्रेजों के पास। ठीक है, ये सारा अधिकार क्या है, देखिए अंग्रेजों के पास था ऐसा अधिकार, और तो इसके पास। अब देखिए इन सब चीजों में कोई भी गड़बड़ी हुआ तो इसका देखो क्या न्याय का अधिकार, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हो गया, ठीक है, कोई भी गड़बड़ी हो गया, आपके समय में देख लीजिए न्याय में गड़बड़ी हो गया, ठीक है, अगर पावरफुल बंदा है तो वो डायरेक्ट, जैसे आज के समय में धरना देना, मुकदमा ठोक देना, जांच करना, दूसरी पार्टी को सामने खड़ा कर देना, विपक्ष को, ये सब, तो इस व्यवस्था, इस सब का चीजों का जो होता है तो आंतरिक अशांति हो जाती है। ठीक है, अब इस सब की जो उत्तरदायित्व जब निकल कर आएगा किसके पास जाएगा, नवाब के पास। यही सब ये सब था। ठीक है, मतलब एक प्रकार का कठपुतली नवाब होता था, आप कुछ भी करिए उसका नवाब ही उत्तर देगा, कोई पूछे ना ही नहीं जाएगा ब्रिटिशों के पास क्यों हुआ। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया, इसके पास कुछ था ही नहीं, न्याय का अधिकार, प्रशासन कुछ है ही नहीं, तो काहे का नवाब। ठीक है, बस नाम मात्र का। ठीक है, उसके बाद देखिए दीवानी कार्य। अब दीवानी कार्य में देखिए जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तभी ब्रिटिशों को बिहार उड़ीसा भी प्राप्त हो गया था। ठीक है, अवध भी प्राप्त हो गया था, और यहाँ पर भी अवध में क्या हुआ था, वह मुक्ति, मतलब कि कर मुक्त क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन दीवान वहां पर नहीं हुआ था। ठीक है, दीवानी प्राप्त, लेकिन वो लोग जो शाह आलम द्वितीय से जो पहला इलाहाबाद में संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव से, उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को दीवानी सौंपी, और बिहार में सीताब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवानी सौंपी। मतलब कि ये लोग वहां के दीवानी संभालेंगे, राजस्व सबको ही दिखेंगे। ठीक है, अब इन सब का जो प्रभाव, शासन का जो प्रभाव हुआ वो क्या निकल कर आया, शुरुआत में तो व्यापार में वृद्धि हुई, शुरुआत में व्यापार हुई, लेकिन यह ज्यादा चल नहीं पाई, बस थोड़े समय तक चली, मतलब अल्पकाल, थोड़े समय के लिए चली गया। फिर देखिए अब 1765 से 1772 के कठिनाइयों का दौर क्यों मैं बोल रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें अकाल भी पड़ता है। ठीक है, अकाल, ये 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में कठिनाइयों का दौर था। कारण देखते हैं हम, प्रशासनिक और आर्थिक संरचना का टूटना। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, जो आर्थिक चीजें, दीवानी, ये सब राजस्व वसूली, ये किसके पास चली गई थी, अंग्रेजों के पास। ठीक है, ये सब टूट गई थी, वो लोग अपने मनमाना अपने व्यवस्था के लिए कर रहे थे कि हमें ब्रिटेन से पैसा मंगाना ही ना पड़े, सोना चांदी मंगाना ही ना पड़े, हम लोग यहाँ के राजस्व वसूलें और यहाँ ही अपने बिजनेस में निवेश कर दें राजस्व के पैसे को। इसके लिए वो अपने मन का जितना राजस्व वसूलना चाहे वसूल सकते थे। ठीक, ये सब टूट गया, संरचना आर्थिक और प्रशासनिक। मुक्त व्यापार का अधिकार कंपनी के पास। ठीक है, कैसे, और पिछले वीडियो में देखे होंगे, आपको पता ही होगा। भारतीय व्यापार का विघटन हो गया। विघटन का मतलब भारतीय व्यापार जो अपना, हम लोगों में क्या था इंडिया में कि लघु कुटीर उद्योग था, सब लोग छोटे बड़े जो भी थे अपना सामान बनाए, कोई प्रोडक्ट बनाए और वो मार्केट में चले गए बेचने। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ था नहीं थे, ये लोग यहाँ से कच्चे माल लेते जाते थे, वहां से लेकर चले जाते थे। और क्यों होता था, और कोई भी व्यक्ति अगर अपना पर्सनली, मतलब कि अपना घर का प्रोडक्ट बनाया हुआ बेच रहा है तो उसको खरीद लेते थे, फिर ये अपने कारखाने में, अपने किले में जाकर रख देते थे। जब उस चीज की जरूरत होती थी समय से पहले उसको मार्केट में उतार देते थे और क्या करते थे, उच्च दाम पर बेचने लगते थे। ठीक है, ऐसा आज भी होता है बहुत जगह।
प्याज की कीमत बढ़ गई, क्यों? मार्केट से हट गया है, फ्रिज में कोई खरीद कर फ्रिज में रख दिया है। ठीक है। अब अत्यधिक भूमि का संग्रह, यह अधिक से अधिक भूमि अपने कब्जे में ले लिया ब्रिटिशों ने, और मनचाहा लोगों से कृषि के नाम पर कृषकों से कर वसूलने लगे। ठीक है। अब कृषकों की स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई इस वजह से। ठीक है। अब 1770 में इसी की वजह से बहुत बड़ा अकाल हो गया और बहुत लोग मरे, सुसाइड बहुत लोग हुआ, क्षति हो गया। ठीक है। 1770 की ये घटना है, याद रखिएगा ये वाला। ठीक है। अब इससे देखिए क्या हुआ, इससे क्या होगी कि भ्रामक प्रशासनिक व्यवस्था होगी। भ्रामक कहने का मतलब है कि टूट गई, लोगों में भ्रम था कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारा हेल्प करेंगे, ऐसा भ्रम सबका टूट गया। भ्रामिक के मतलब यही है, भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी क्या निर्माण, मतलब कि निर्माण यहाँ इसलिए लिखा गया है कि भ्रम, कि हम भ्रम में जो प्रशासन हमारी हेल्प करेगा, ये भ्रम पैदा हो गया लोगों पर कि ये भ्रम था, लेकिन वो करता न कुछ नहीं था। अराजकता का माहौल, मारा काटी, छीना झपटी, मेरे पास नहीं है उससे चुरा लो, क्राइम बढ़ जाना, कानून व्यवस्था लगभग ठप, कोई व्यवस्था दे ही नहीं पा रहे थे ये लोग। जो भ्रम था निर्माण हो ही चुका था। जब ये मशीनरी का निर्माण हो गया भ्रामक वाला प्रशासनिक का, तो जान गए कि भाई ये करेगा नहीं, लो लूटपाट मचाओ, कानून व्यवस्था को दे नहीं, कहाँ मारकाट हो रहा है, कहाँ छीना झपटी हो रहा है। ठीक है, ये सब। उसके बाद देखिए बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर, देखिए क्लाइव, सबसे पहले क्लाइव था, वीडियो में गवर्नर देखा होगा तो पता ही होगा। अब क्लाइव देखिए 1757 से लेकर 60 तक रहा, लेकिन जब इलाहाबाद की संधि की बारी आई तो दोबारा वह गवर्नर बनकर आया और 2 साल तक रहा। ठीक है, संधि के 2 साल तक रहा। फिर वैसी टाट 1760 से 65 तक बीच में रहा, फिर वर्लेस 1767 से 69 तक रहा, फिर कर्टियर 1769 से 72 तक रहा। अब 72 के बाद हमारा आ जाता है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग आ जाता है। इसलिए देखिए यहाँ लिखा गया है ना, कहाँ गया, यहाँ सर 72 तक। बंगाल पर कठिनाइयों का दौर, जैसे जैसे वारेन हेस्टिंग आता है द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। ठीक, देखिए कठिनाइयों का दौर वहां तक बस है, यहाँ तक 72 तक। इसके बाद देखिए वारेन हेस्टिंग आता है बंगाल पर शासन के रूप में कंपनी। ठीक है, इसके बाद देखिए 1772 में वारेन हेस्टिंग आ जाता है, और वारेन हेस्टिंग आते ही तुरंत जो क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली बनाई गई थी वो तो विफल हो गई। क्यों? अराजकता, कानून, ये सब आ गया, ये सब विफल हो गया उसका द्वैध शासन। अब आते ही तुरंत वारेन हेस्टिंग में क्या करता है, तुरंत द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है, ये समाप्त कर देता है इसको। और एक प्रकार के जो पूरा नियंत्रण बंगाल को एक प्रकार से पूरा नियंत्रण कर लिए थे ब्रिटिशों ने, बस वहां पर अपने मन मुताबिक नवाब बनाते रहते थे। लेकिन वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, सबको खत्म करके वह खुद वहां पर शासन करने लगा, विजित राज्य शासन प्रारंभ। ठीक है, हम जीते हम शासन करेंगे। ठीक है, सत्ता स्थापन कर लिया उसने, तो शासन करने लगा। अब इससे क्या हुआ, देखिए मुगल जो था, मुगल संबंधा, मतलब कि मुगलों का वहां है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेन जो मुगल सम्राट है वह मोहम्मद शाह द्वितीय हैं, ये सब खत्म, मुगल संप्रभुता ये खत्म यहाँ पे बंगाल से। ठीक है, ये एकदम खत्म कर दिया इसने, वारेन हेस्टिंग ने, और स्वयं शासन करने लगा। अब देखिए कंपनी 2 दशक, अब देखिए इसका परिणाम थोड़ा देख लीजिए। कंपनी 2 दशक से कम समय में बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। 2 दशक से कम, 60, 70, ठीक है, 50 तक ही चला था। पहले भी यहाँ पे था ही क्लाइव के, देखिए 57, 60, 70, मतलब कि 60, 70, मतलब 57, मतलब कि हुआ ना 20 साल से कम, 2 दशक मतलब 20 साल, 20 साल से कम समय में ही बंगाल पर पूरा प्रशासनिक आर्थिक पूरा नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटिशों का हो गया। वारेन हेस्टिंग आके पूरा देख लिया। देखिए प्रशासनिक राजनीतिक अधिकार पूरा नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटिशों का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जैसे कैसे क्या हुआ पूरा आपने देख चुका, बंगाल पर नियंत्रण कैसे हो गया। यहाँ तक इसका टॉपिक बंगाल का खत्म हो जाता है। इसके बाद हम और भी जगहों पर देखेंगे ब्रिटिश वहां कैसे पहुंचे, वहां पर अपनी हुकूमत कैसे, नियंत्रण कैसे स्थापित किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।